अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस किताब का जिक्र मैं आपसे करूंगा उसका नाम है गदरिया। गदरिया इशफाक अहमद साहब के 9 अफसानों का मजमू है और इस किताब का नाम उनके पहले अफसाने पर रखा गया है। इस किताब में जो पहला पहला अफसाना है उसका नाम भी गदरिया है। सबसे पहले इसी अफसाने की बात करेंगे। गदरिया प्री पार्टीशन एरा को डिस्कस करता है। प्री पार्टीशन एरा में सेट है। इशफाक अहमद साहब एक बच्चे की कहानी बयान करते हैं जिसका बड़ा भाई एक लोकल टीचर के पास पढ़ता है जिसका नाम दाऊजी है। दाऊजी और दाऊजी आई डोंट नो, बहरहाल मैं इसे दाऊजी ही कहूँगा। वो बड़ा भाई तो पढ़ लिख कर शहर चला जाता है और फिर कहानी शुरू होती है छोटे भाई की। इस लड़के का जो बाप है वो डॉक्टर है और अपने इस छोटे बेटे से बहुत बेजार है क्योंकि छोटा बेटा बड़े भाई की निस्बतन अच्छा नहीं पढ़ता, पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता और उतना लायक नहीं है जितना कि उसका बड़ा बेटा लायक है। इसी वजह से डॉक्टर साहब जो कि इस अफसाने के मेन कैरेक्टर के बाप हैं, डॉक्टर साहब अपने छोटे बेटे को भी दाऊ जी के हवाले कर देते हैं कि आप इनकी तालीम और तरबियत करें और इसे भी वैसा ही बना दें जैसे आपने मेरे बड़े बेटे की तरबियत की और आज वो शहर में कॉलेज में पढ़ रहा है। ये किताब बहुत ज़्यादा मेलनचोलिक है और एक फैमिली सेटअप हमें दिखाया जाता है कि एक फैमिली है, दाऊ जी, उनकी बेटी, उनका एक बेटा जो कि इस स्टूडेंट का भी दोस्त है लेकिन वो ज़्यादातर इनके गांव से बाहर रहता है पढ़ाई के सिलसिले में और इस अफसाने में उसका जिक्र बहुत कम है। उनकी एक बेटी है, बेबी, जो कि इसी घर में रहती है और अफसाने का एक अच्छा, एक बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। दाऊ जी की बीवी बेबे जो कि हर वक्त लड़ती रहती हैं और हर वक्त अपने शोहर को गालियाँ और देती रहती हैं और गालम गलौज करती रहती हैं, बदतमीज़ी करती रहती हैं क्योंकि और उन्हें जैसे कि एक अनपढ़ औरत की तरह दिखाया गया है जो कि सिविलाइज नहीं है, अनसिविलाइज है। दाऊ जी की बात की जाए तो वो बकरियां चढ़ाते थे अपने बचपन में और एक दिन वो एक मदरसे के मौलवी साहब के पास चले गए और मौलवी साहब ने उन्हें पढ़ाने की हामी भर ली। इसी तरह दाऊ जी पढ़ते लिखते गए और मुंशी बन गए। मुंशी उस टाइम पर बहुत यानी काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम पेशा था और पढ़े लिखे लोगों को, ख़ानदानी लोगों को भी ज़्यादातर मुंशी कहा जाता था। ये एक शोबा भी है, एक प्रोफेशन भी है और एक मेटाफोर भी है जो कि यहाँ पे शायद इस्तेमाल किए गए हैं। दाऊ जी के उस्ताद तो मुसलमान थे लेकिन दाऊ जी खुद एक हिंदू थे और उसके बावजूद भी इस कहानी में टीचर और स्टूडेंट के जो रिश्ता है उसको बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। दाऊ जी अपने उस्ताद से बेहद मोहब्बत करते हैं और बहुत ज़्यादा अकीदत रखते हैं और उसके बदले में उस्ताद जी भी उन्हें अपनी औलाद की तरह ट्रीट करते हैं और उनसे, दाऊ जी से बहुत मोहब्बत करते हैं। कहानी चलते चलते आखिर ख़त्म तब होती है जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता है और पाकिस्तान वजूद में आता है और फिर जो दंगे फसादात होते हैं उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा गया। अगर आप फसादात की डिटेल पढ़ना चाहते हैं कि जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो कि आम तौर पर लिखा जाता है, ये किताब ऐसी नहीं है। कहानी उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते को बहुत खूबसूरती से बयान करती है। इशफाक अहमद साहब ने यानी कमाल कर दिया है इस कहानी को लिखते हुए।
اور جیسے ہی میں نے یہ کتاب پڑھنی شروع کی تو فوراً ہی میرا دل کر رہا تھا کہ ان کی باقی کی کتابیں بھی منگوائی جائیں اور پڑھی جائیں، اور ابھی تک تو موقع نہیں ملا، لیکن انشاءاللہ جلد میں ان کی باقی کتابیں بھی پڑھوں گا اور ان پر بھی آپ کے ساتھ تبصرہ کروں گا۔ داؤد جی، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک ہندو ہیں، اور جس علاقے میں وہ رہتے تھے وہ ایک مسلمان آبادی تھی، مسلمانوں کی بستی تھی، تو ہندوؤں کو ہجرت کر کے، اور جو بھی غیر مسلم تھے انہیں وہاں سے ہجرت کر کے جانا پڑ رہا تھا، لیکن داؤد جی نے یہ غلطی کر دی کہ انہوں نے اپنے گھر کو اور اپنی مٹی کو، اپنی زمین کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، جن کی سزا انہیں بھگتنی پڑی۔ یہ کہانی بہت زیادہ ٹریجک ہے، بہت آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا، اگر میں سچ آپ کو بتاؤں تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں رو پڑوں، لیکن بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ پر قابو پایا۔ یہ میں کوئی لائکس یا ویوز کے لیے کوئی اتنا ایموشنل نہیں ہو رہا، یہ آپ سے اپنی اندر کے جذبات شیئر کر رہا ہوں کہ یہ کہانی اتنی ایموشنل تھی اور اتنی ٹریجک تھی کہ جب یہ ختم ہوتی ہے تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ جی آپ پھوٹ پھوٹ کے روئیں، اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ داؤد جی جو تھے یہ آپ کے اپنے تھے، آپ کے اپنے بزرگ تھے، یہ کوئی آپ کے گھر کے فرد تھے، اور آپ کا دل ان کے لیے اداس ہو جاتا ہے، اور بہت دن تک یہ اداسی طاری رہتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان اکثر اداس رہتا ہے بہت دنوں تک، اس کی جو فیلنگس ہیں اس کتاب کی شوری ہوئی وہ جاتی نہیں ہیں۔ جو بھی لوگ اردو افسانے کو پسند کرتے ہیں، اردو ادب میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے میرے خیال میں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غدریہ ہے یہ اشفاق احمد کا شاہکار ہے، ان کا میگنم اوپس ہے۔ اس میں باقی کے جو 8 افسانے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے اتنا متاثر نہیں کیا جتنا اس افسانے نے متاثر کیا۔ شاید یہ اس افسانے کی وجہ سے ہے کہ یہ اتنا اچھا تھا کہ باقی کے افسانے اس کی لیول پر نہیں آ سکے، لیکن پھر بھی ایک اور افسانہ جس کا نام ہے اجلے پھول، یہ بھی بہت زبردست افسانہ ہے۔ آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں وہ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔